नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसबी संजय में। यह मूल अधिकारों की दूसरी क्लास है। मूल अधिकार के बेसिक मूल अधिकार होते क्या हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इनको संविधान में क्यों शामिल किया गया है, ये अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई। आइए शुरू करते हैं। तो मूल अधिकार जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारत के संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। और मुख्य रूप से जो मूल अधिकार है, जो 6 मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का, है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का आदि अधिकार 14 से लेकर 32 तक है। मुख्य रूप से 14 से 32 तक है, लेकिन मूल अधिकारों वाला जो भाग है, भाग 3, उसमें 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित जो व्याख्याएं हैं वो इसमें दी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया। देखो, जो मूल अधिकार का जो भाग 3 है उसकी शुरुआत अनुच्छेद 12 से होती है। सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 12। और इसमें अनुच्छेद 12 में मुख्य रूप से राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी? राज्य की परिभाषा। देखो, राज्य की परिभाषा क्यों दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य किस चीज को राज्य बोला जा सकता है। जैसे संसद हुआ, विधानसभा हुई, स्थानीय जो नगर पालिका है, पंचायतें, ये सब राज्य की श्रेणी में आती है। एलआईसी राज्य की श्रेणी। ऐसी चीज जिसमें सरकार का स्वामित्व है या सरकार के द्वारा संचालित है या सरकार के लिए संचालित है, उनको राज्य बोला गया। और राज्य की परिभाषा इसलिए दी गई है क्योंकि मौलिक अधिकारों को स्पष्ट रूप से बोला गया है कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध है। मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है? आपको राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य के विरुद्ध, है ना। जो मूल अधिकार है, जो मूल अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त है? आपको मतलब आपको जो मूल अधिकार प्राप्त है वो राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। इसका तात्पर्य यह है कि जो सरकार है या देश है, यहाँ पे जो राज्य शब्द प्रयोग किया गया है वो स्टेट के लिए ना करके कंट्री के लिए, देश के लिए, है ना। किसके लिए? विरुद्ध से मतलब ये नहीं कि आप देश को बर्बाद करने के लिए, देश को हराने के लिए दिए। विरुद्ध का तात्पर्य ये है कि जो सरकार है या जो आपका संचालन करेगी, जो आप पे राज करेगी, जिसके द्वारा देश संचालित होगा, वो इतनी शक्तिशाली ना बन जाए कि लोगों के अधिकारों का हनन करने लगे। इसीलिए मूल अधिकार दिए गए। मूल अधिकार मतलब आपके जीवन से ये जुड़े हुए हैं और आपके जीवन में कोई भी संकट आएगा या इन मूल अधिकारों को छिया जाएगा तो सीधा आपको कौन सा सहायता करेगा? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय आपकी सहायता करेगा। ये मूल है, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इसलिए राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है क्योंकि सत्ता लोगों को परेशान कर सकती है, इसलिए लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिससे सत्ता उसे परेशान ना कर सके। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य का संबंध देश से, और जो मूल अधिकार है वो किसके विरुद्ध प्राप्त है? राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। विरुद्ध का तात्पर्य है कि सत्ता इस प्रकार की ना हो जाए कि लोगों के अधिकारों का हनन हो, इसीलिए लोगों को मूल अधिकार दिए गए हैं राज्य के विरुद्ध। तो आपसे पूछा जाए राज्य में क्या क्या आता है ना। भारत की संसद राज्य है ना। भारत की जो विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं हैं वो क्या है? राज्य है। नगर पालिकाएं क्या है? नगर पालिकाएं क्या है? राज्य है। पंचायतें क्या है? राज्य है। और जो भी सरकारी भवन है, जो भी सरकारी भवन है या जो सरकारी चीजें हैं वो सभी राज्य की श्रेणी में आते हैं। वो सभी राज्य की श्रेणी में आते हैं। आप तो ये समझ लो, जो जो चीज सरकार से जुड़ी हुई है और सरकार के अंग हैं वो राज्य की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए देखो, निजी क्षेत्र, अगर कोई निजी क्षेत्र राज्य के लिए काम कर रहा है तो वो भी राज्य की परिभाषा में शामिल कर लिया जाएगा। ये विभिन्न व्याख्या किसने दी है? उच्चतम न्यायालय ने ये विभिन्न व्याख्याएं दी हैं कि किसी राज्य माना जाए, किसी राज्य ना माना जाए। जैसे कि एक निजी कंपनी, देखो जो निजी कंपनियां होती हैं ये राज्य नहीं है। ये निजी कंपनियां राज्य की परिभाषा में, राज्य की जो परिभाषा है उसमें निजी कंपनियां नहीं आती हैं। निजी कंपनियां राज्य की परिभाषा में नहीं आती। लेकिन अगर ये सरकार के लिए कार्य करे, अगर ये सरकार के लिए कार्य करे तो ये राज्य की परिभाषा में आएगी, तो ये राज्य कहलाएगी। अगर कोई निजी कंपनी सरकार के लिए कार्य कर रही है तो वो राज्य की परिभाषा में आएगी। और अगर इसने आपके मूल अधिकारों का हनन किया है तो डायरेक्ट आप उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में
या हाई कोर्ट में आप इसकी अपील कर सकते हैं। मतलब आपके अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो निजी कंपनी देखो, जैसे कि अगर कोई निजी कंपनी जैसे बोला जाता है कि समान वेतन मिलना चाहिए, सभी को समान रूप से देखा जाना चाहिए, लेकिन निजी कंपनियों में ऐसा नहीं होता, वहां योग्यता पर लिया जाता है। लेकिन अगर आप मान लो कोई निजी कंपनी है, जो जैसे मान लो कोई निजी कंपनी है, मान लो आधार कार्ड बना रही, वो निजी कंपनी को ठेका दे दिया गया, वो आधार कार्ड बना रही, लेकिन वो क्या कर रही, सामान्य वर्ग के लोगों को ले रही और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको उनका आधार कार्ड नहीं बना रही। मतलब आपके साथ क्या हो रहा, भेदभाव। तो आप इस भेदभाव के खिलाफ आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये राज्य के तहत अगर काम कर रही है, राज्य का कार्य कर रही है, तो आप इसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आपके मूल अधिकार का उल्लंघन इसे माना जाएगा। लेकिन अगर निजी कंपनी सरकार के लिए कार्य नहीं कर रही तो वो राज्य नहीं मानी जाएगी। राज्य क्या माने जाते हैं, संसद हुई, विधानसभा हुई, नगर पालिका, पंचायतें, सरकारी भवन, सरकारी ऑफिस, एलआईसी राज्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसमें राज्य का स्वामित्व है। जो बैंक है, जो निजी बैंक भी है वो, लेकिन कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं, जो बैंक्स होते हैं वो कंट्रोल सरकार के द्वारा होते हैं। तो बैंक्स है ना, और हवाई अड्डे, ये सभी जो सरकार के द्वारा संचालित होते हैं वो राज्य की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो इसमें न्यायालय हस्तक्षेप करेगा और आपके मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। तो अनुच्छेद 12 में अपन ने क्या समझा कि राज्य की परिभाषा है और कोई भी निजी कंपनी राज्य का हिस्सा नहीं है तब तक जब तक वो सरकार के लिए कार्य नहीं करे। अगर सरकार के लिए कार्य करती है तो राज्य का हिस्सा है, और सरकार के लिए कार्य नहीं करती तो राज्य का हिस्सा नहीं है। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो जो राज्य होगा उसी के द्वारा अगर उल्लंघन होगा तो आपको संरक्षण मिलेगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट संरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मूल अधिकार में डायरेक्ट आपको क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय पहुंचने की पावर होती है। लेकिन जैसे और अन्य कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पहले पुलिस रिपोर्ट लिखेगी, फिर जिला न्यायालय, फिर है ना उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय जाने की तो लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा और आपके मूल अधिकार के उल्लंघन को ठीक करेगा और वो कोशिश करेगा कि आपके अधिकार बने रहें। तो अनुच्छेद 12 में अपन ने देख लिया क्या है राज्य की परिभाषा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 में बोला गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं जो उनके साथ क्या किया जाएगा। मान लो कि ऐसी विधियां जो मूल अधिकार से टकराती हैं, मान लो उसमें मूल अधिकार के जैसे मूल अधिकार है कि समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन ऐसी विधि बना दी जाए जिसमें समानता ना हो, ऐसी विधि बनाई जाए जिसमें स्वतंत्रता ना मिले, ऐसी एक विधि बना दी जाए कि कोई भी व्यक्ति रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो आपकी स्वतंत्रता का हनन हो गया, आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इस वजह से ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत हैं और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, उनके साथ क्या हो। तो इसमें लगभग 4 उपबंध हैं। अनुच्छेद 13(1) कहता है कि संविधान से पूर्व, मतलब संविधान से पूर्व मतलब 1949 या 1950 के पहले संविधान पूर्व विधियां उसी मात्रा में शून्य हो जाएंगी जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 13(1) कहता है कि संविधान पूर्व मतलब जो 1950 के पहले जो भी विधियां थी वह उसी मात्रा में शून्य हो जाएंगी जिस मात्रा में मूल अधिकारों का उल्लंघन करती। मान लो 1950 के पहले कोई विधि है, वह जिस मात्रा में मूल अधिकारों से टकराएगी, जिस मात्रा में उससे मूल अधिकारों का मतलब टकराहट होगा, उस मात्रा में वो क्या शून्य हो जाएगी। मतलब कि इसमें संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि विधियां तो चलती रहेंगी, लेकिन अगर वो मूल अधिकारों से टकराती हैं तो उस मात्रा में शून्य हो जाएंगे, जो उसका हिस्सा मूल अधिकारों से नहीं टकराएगा वो उस मात्रा में चलती रहेंगी। मान लो उदाहरण के लिए ऐसी विधि कोई है नहीं, मान लो एक विधि है कि कोई व्यक्ति 16 वर्ष की विवाह में क्या है शादी, 16 वर्ष की उम्र में
16 वर्ष की उम्र में शादी कर सकता है, विवाह कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 16 वर्ष की उम्र में, लेकिन उसमें ये भी लिखा है कि जो अल्प जाति के लोग हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, मान लो लिखा है। लेकिन ये भेदभाव हो रहा, तो जो भेदभाव वाला पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, उधर पे शून्य हो जाएगा। मतलब अब क्या है कि 16 वर्ष की उम्र में सभी लोग शादी कर सकते हैं, चाहे छोटी जाति के हो, चाहे बड़ी जाति हो, चाहे किसी भी जाति की हो, वो 16 वर्ष की उम्र में सभी शादी कर सकते हैं। इस प्रकार विधि तो चलती रहेगी, लेकिन जिस मात्रा में वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, उसी मात्रा में उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। मतलब कि स्वतंत्रता से पूर्व या संविधान के लिखने के पूर्व जो विधियां हैं वो संचालित तो रहेंगी, लेकिन जो मूल अधिकार से उनका टकराव है उस मात्रा में वो शून्य हो जाएंगे, उनका प्रभाव उस मात्रा में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये है, मान लो इतनी लंबी विधि है और वो इतनी टकरा रही है किससे, मूल अधिकार से, तो इतनी विधि समाप्त कर दी जाएगी और जो इतनी बची है ये क्या है, चलती रहेगी। इसका तात्पर्य है, आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान पूर्व विधियों को क्या किया जा सकता है, उसी मात्रा में शून्य किया जा सकता है, विधियां पूर्ण रूप से गैर कानूनी हो जाएंगी, विधियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा, पहला वाला, कि उसी मात्रा में शून्य कर दी जाएंगी जिस मात्रा में वो उल्लंघन करती है। यह अनुच्छेद 13(1) कहता है। और अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है, अनुच्छेद जो 13(2) है, अनुच्छेद 13(2) कहता है कि संविधान लागू होने के बाद जो भी विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगी वह उसी मात्रा में शून्य हो जाएगी। देखो यहाँ पे दोनों में बात एक ही लिखी है कि जो विधि मूल अधिकारों से जितना टकराएगी उतनी मात्रा में शून्य हो जाएगी या उतना प्रभाव खत्म हो जाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करता है। जैसे कि अपन देखें, नागरिकता कानून में जो मुस्लिम धर्म के साथ भेदभाव किया जा रहा है, अगर इस विधि को जो संविधान के बाद में निर्मित हुई है, तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट में यह क्लियरिफाई हो गया या सुप्रीम कोर्ट में यह तय कर दिया गया कि यह एक धर्म में विशेष धर्म के साथ भेदभाव है ना, क्योंकि संविधान में और भी व्यवस्था है कि आप भेदभाव किस तरीके से कर सकते हैं, वो अपन समझेंगे आगे। लेकिन अगर वो तय हो गया कि जो विधि बनाई गई है नागरिकता की, वो क्या है कि एक धर्म विशेष के साथ भेदभाव कर रही है, मतलब कि वो क्या है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो उसी मात्रा में शून्य होगी कि उसमें वो जो मतलब कि नागरिकता कानून चलता रहेगा, लेकिन वो जो मुस्लिम धर्म के साथ भेदभाव किया जा रहा है वो नहीं किया जाएगा, और फिर उसके बाद जो सही रूप रहेगा उस विधि का वो चलता रहेगा। मतलब कि अनुच्छेद 13(1) और 13(2) कुल मिला के यह कहते हैं, आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो मूल अधिकारों से जो असंगत विधियां हैं उनका अलिपीकरण करती हैं या मूल अधिकार को जो परेशान करती हैं वो उसी मात्रा में शून्य होती है जिस मात्रा में वो परेशान करती हैं। मतलब अगर वो थोड़े परेशान करेंगे तो उतना थोड़ा जो खराब प्रभाव वो अलग कर दिया जाएगा, बाकी प्रभाव चलता रहेगा। इसका तात्पर्य यह है कि विधि को अनुच्छेद 13(1) और अनुच्छेद 13(2) के समाप्त नहीं करते, वो न्यायालय को मौका देते हैं कि आप उस विधि को उतना प्रभाव नष्ट कर सकते हैं जितना प्रभाव मूल अधिकार के विरोध में है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी विधि को गैर कानूनी घोषित करता है तो उसमें वो सरकार के पास यह ऑप्शन रखता है कि जो मूल अधिकारों से जो छेड़छाड़ है उसमें सुधार करके उस विधि को लागू की रह सकता है। मतलब यहाँ पे विधि समाप्त ना होकर विधि में सुधार की गुंजाइश रहती है और विधि के सुधार पे बल दिया जाता है जिससे विधि में सुधार किया जाए और मूल अधिकारों के साथ संगत बनाया जाए। मतलब मूल अधिकारों की वो साथ साथ चल सके, ना कि मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करे। तो अनुच्छेद 13 और 13(2) में दोनों बातें लिखी हैं, बस 13(1) में संविधान के पूर्व की बात लिखी है, 13(2) में संविधान के बाद की बात लिखी है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 13(3) में क्या लिखा है। अनुच्छेद 13(3) में लिखा है कि कौन कौन किस किस को विधि बोला जाए, किस किस को विधि बोला जाए। जैसे सभी आपको याद रखना है कि विधि मतलब लॉ, कानून। विधि से आप क्या लगाएंगे, विधि मतलब लॉ। तो विधि अनुच्छेद 13(3) में बताया है कि विधि क्या क्या है ना। तो विधि में
सभी अध्यादेश, सभी जो अध्यादेश, जो राष्ट्रपति या जो राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं वो विधि कहलाते हैं। सभी कानून, जो कानून बनाए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं, वो विधि के अंतर्गत आते हैं, है ना। नियम, है ना, नियम, उपनियम, विनियम, विनियमन या विनियम, ये जो भी चीजें हैं, और साथ में यहां पर जो भी चीजें हैं वो जो रूढ़ियां हैं या जो परंपराएं हैं, उनको भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये भी विधि के अंतर्गत आती हैं। इसका तात्पर्य है, आप ये मत सोचना कि जैसे मैंने बोला, जब मूल अधिकार से चाहे विधि कोई कलेक्टर बनाए, चाहे विधि कोई विधायक बनाए, चाहे विधि कोई विधानसभा बनाए, चाहे कोई राज्यपाल बनाए, चाहे राष्ट्रपति बनाए, सभी अध्यादेश, सभी कानून, सभी नियम, सभी उपनियम, विनियम, रूढ़ियां, परंपराएं, ये जो भी है सारी विधियां कहलाएंगी और अनुच्छेद 13(1) और 13(2) के तहत उसी मात्रा में शून्य हो जाएंगी जिसमें ये उल्लंघन करेंगे। एक प्रकार से आपको याद रखना है कि एक मान लो ये विधि है और ये मूल अधिकार है, जितनी मात्रा में टकराएगा तो उतनी मात्रा में विधि नष्ट हो जाएगी, बाकी विधि चलती रहेगी। ये बात याद रखना। अनुच्छेद 13(1) और 13(2) ये कहते हैं कि जितना मूल अधिकार को परेशान करोगे उस चीज को ठीक कर लो और विधि को चलाते रहो। और विधि में सभी चीजें आती है, सभी कानून, सभी अध्यादेश, नियम, उपनियम, विनियम, रूढ़ियां, परंपरा, ये सभी विधि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज और है कि जो संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन, इसको अलग रखा गया। इसको विधि, संविधान संसद को शुरू में क्या है, विधि नहीं माना गया। शुरू में इसको विधि नहीं माना गया, मतलब ये इन सारी चीजों से अलग है, इन सारी चीजों से अलग माना गया। मतलब कि ये संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को छूट कर सकते हो, मूल अधिकारों को अवलोकन कर सकते हो। लेकिन समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बदली। गोलकनाथ केस है, एक सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला है, गोलकनाथ वाद बोला जाता है उसे, गोलकनाथ वाद 1967 में हुआ था। 1967 में हुआ था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो अनुच्छेद संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में, ये भी एक विधि है। ये भी क्या है, एक विधि है। मतलब कि संविधान संशोधन भी क्या है, एक विधि है। और यह क्या है कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत शामिल है। अगर संविधान संशोधन के द्वारा भी अगर मूल अधिकार को क्षति पहुंचाई गई तो इसको भी क्या है, गैर कानून घोषित किया जाएगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब एक 24वां संशोधन किया गया और उसमें क्या गया कि 368 के तहत जो भी चीज है उसको विधि नहीं माना जाएगा। 24वां संशोधन में बोला गया कि जो 368 के तहत है उसे विधि नहीं माना जाएगा। 300 मतलब कि देखो, आपको याद रखना है, आपको भ्रमित नहीं होना, परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ छोटी सी 3 बातें याद रखना है कि पहले संविधान संशोधन था जो विधि नहीं थी, बाद में गोलकनाथ केस में उसे विधि बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन विधि है, लेकिन इस चीज को सरकार ने काउंटर करने के लिए, सरकार को उस चीज को हटाने के लिए उन्होंने 24वां संशोधन किया और उसमें कहा कि 368 के तहत जो संशोधन किया जाएगा वो विधि नहीं है। तो पहले विधि नहीं थी, फिर सर्वोच्च न्यायालय उसको विधि बोला, फिर उसमें सरकार ने संशोधन करके क्या बोला, विधि नहीं है। तो कुल मिला के विधि नहीं है। सरकार ने फिर बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की बात को स्वीकार कर लिया कि विधि नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मूल अधिकार संविधान के मूल ढांचे का अंग है, संविधान के मूल ढांचे का अंग है। जो मूल अधिकार है वो संविधान के मूल ढांचे का अंग है। मतलब कि आप संविधान संशोधन विधि बनाइए, मूल अधिकारों को हस्तक्षेप करिए, लेकिन अगर हस्तक्षेप इस प्रकार से होगा कि संविधान का मूल अधिकार हिलेगा, मूल ढांचा है जो परेशान होगा, मूल ढांचे में अस्थिरता आएगी, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करेगा और आपके जो कानून है उसको गैर कानून घोषित कर देगा। मतलब कि अगर अपन देखें तो वर्तमान में अनुच्छेद 13(4) के तहत, वर्तमान में अनुच्छेद 13(4) के तहत संशोधन क्या है, जो संविधान संशोधन है वो विधि नहीं है, विधि में शामिल नहीं होता। वो क्या है, विधि में शामिल नहीं होता। मतलब अनुच्छेद 13(4) कहता है अब कि जो 368 के तहत जो संशोधन किया गया वो विधि नहीं है, बाकी सब विधियां हैं, अध्यादेश विधियां हैं, कानून विधियां हैं, नियम विधियां, उपनियम, विनियम, रूढ़ियां, परंपरा, ये सब विधि हैं। लेकिन
संविधान संशोधन विधि नहीं है, यह अनुच्छेद 13(4) कहता है 24वें संशोधन के बाद। यह बात सर्वोच्च न्यायालय भी स्वीकार करता है या देश के सभी न्यायालय भी इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय यह भी कहता है कि मूल अधिकार मूल ढांचे के अंग हैं और मूल अधिकारों के साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं की जाए, मूल अधिकारों का कोई ऐसा उल्लंघन ना किया जाए जिससे संविधान का मूल ढांचा अस्थिर हो, मूल ढांचे में परेशानी हो। तो फिर अगर ऐसा किया, संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया, तो उस विधि को भी सर्वोच्च न्यायालय गैर कानूनी घोषित कर सकती है। तो यही डिबेट थी। तो आपको याद रखना है, देखो आप कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बोला ना 3 बात याद रखना। कौन कौन सी? कि पहले विधि नहीं थी, फिर गोलकनाथ वाले में विधि बोला सर्वोच्च न्यायालय, बाद में सर्वोच्च न्यायालय जब 24वां संशोधन हो उसको जो 24वां संशोधन हुआ उसको सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दे दी कि हाँ हम 368 को विधि नहीं मानेंगे, 368 के तहत जो कार्य होगा उसको विधि नहीं मानेंगे। लेकिन आपको भी इतना ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों के साथ ऐसा उल्लंघन ना हो कि मूल ढांचे पर कोई परेशानी आए। तो ये अनुच्छेद 13 था। अपन ने अनुच्छेद 12 और 13 देख लिया। अपन ने राज्य की परिभाषा और मूल अधिकारों से जो असंगत विधियां हैं उनको किस मात्रा में शून्य किया जाएगा, और अनुच्छेद जो 13(4) था उसकी संविधान संशोधन की क्या डिबेट थी वो अपन ने देख ली। बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और जुड़े रहें जीएस विद संजय के साथ।